हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। समझना। देखिए, मैं यहाँ पर किसी जॉब की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूँ समझाने के लिए, राइट सर। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, एक आदमी अगर महीने का ₹1,00,000 कमाता है और वो किसी भी जॉब में है, तो ये ₹1,00,000 घर के खर्चे में खर्च हो जाता है। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब करने वाले के अकाउंट में ₹2 करोड़ पड़ा इकट्ठा करते करते इस सैलरी से। संभव है? ठीक है, ये संभव है आराम से, क्योंकि आपने आज तक कभी नौकरी करी नहीं। करी क्या, आपको मिली ही नहीं। प्राइवेट नौकरी के लायक तुम हो नहीं, गवर्नमेंट तुमको मिलने से रही। ठीक है, उसके लिए एजुकेट होना चाहिए बंदे को। 12th पास में भी आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, पर बस आपको फेंकने का नॉलेज है जो कि आप फेंक रहे हो। ठीक है, ₹1,00,000 घर के खर्च में, घर में काम में खर्च हो जा रहे हैं ₹1,00,000। प्राइवेट और गवर्नमेंट वालों को इससे ज़्यादा सैलरी बिल्कुल नहीं मिलती है ना। अगर नॉलेज होता तो पता चलता, मिलती नहीं मिलती। ठीक है, आगे सुनो। ये खर्च हो जाता है क्योंकि राजस्थान में कहावत है, जितनी गुदड़ी उतने पाँव ऑटोमेटिक फैल जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, सिर्फ राजस्थान तक ही आपकी सोच सीमित है, उससे बाहर आप निकले भी नहीं और निकलने लायक हो भी नहीं, क्योंकि आपको पता उसके बाहर निकलोगे तो आपकी धज्जियाँ उड़ा दी जाएगी। क्योंकि खाली चना भाजेगा ना, हमारे यहाँ भी यही बोला जाता है। जो खोखली चीज़ है ना, उसके अंदर थोड़ी सी अगर चीज़ हो ना, बहुत बजेगी। पर वहीं अगर कोई भरी हुई चीज़ हो तो बचती नहीं है। ठीक है, जिसके पास कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा ही ज्ञान देने की कोशिश करता है, जिसके पास ज्ञान होता है वो शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कब कहाँ क्या बोलना है। ये घर के खर्चों में चला जाता है। पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद जब मेरे फादर रिटायर होंगे या आप लोग रिटायर होंगे या कोई भी रिटायर होगा, उसको मिलेगा 70 लाख रुपया, जो आपका प्रोविडेंट फंड और जो भी पैसा इकट्ठा होता है, राइट सर, वो पैसा इकट्ठा मिल गया आपको, जिसमें से 50 लाख रुपया पगार बनाने में खर्च कर दोगे। हेलो, 10 लाख रुपया आप अपने ठीक है, हेलो, तुमको ही पता तुम्हारी बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए बार बार हेलो। ठीक है, तो जो ₹1,00,000 कमा रहा है ना, वो पहले ही अपना घर बना लेता है, प्रोविडेंट फंड का इंतजार नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि उसको लोन मिल सकता है, उसकी क्रेडिट वैल्यू ज़्यादा है, उसका सिविल स्कोर भी अच्छा है। आप जैसे लोगों को इंतजार करना पड़ता है प्रोविडेंट फंड का। जब तक प्रोविडेंट फंड आएगा तब तो उसका घर खुद का हो जाएगा, लोन से मिलेगा, तो उसकी लोन की सारी किस्तें भी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो कृपया ऐसी फालतू बात का ज्ञान देने का एजुकेशन पे खर्च कर दोगे और 10 लाख रुपया अपनी बेटी की शादी पे खर्च कर दोगे। कितना हो गया? 80 साल की उम्र में आते आते, ये 70 साल में मिला, 80 साल की उम्र तक आते आते आपके बैंक का बैलेंस होगा मुर्गी का अंडा, पेंशन खत्म हो चुकी। सही बोला। हमारी बहन की शादी हम जब रिटायर होंगे, या कोई भी अपनी बहन की शादी कब करेगा, जब उसके फादर रिटायर हो जाएंगे, प्रोविडेंट फंड आ जाएगा जब करेंगे। वो ₹1,00,000 कमा रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि अपनी बहन की शादी कर ले, अपने घर वालों में कोई सा कार्यक्रम कर ले ना। अरे क्या सोच है भाई, घुटने से नीचे दिमाग है तुम्हारा। ठीक है, ना शकल अच्छी ना बातें सही, पता नहीं क्या ही करोगे जीवन में, करते रहो, फेंक रहे हो, और क्या। आगे सुनो। राइट सर, पेंशन खत्म हो चुकी। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद, जिंदगी के 45 से 50 साल देने के बाद आपके अकाउंट का बैंक बैलेंस 80 साल की उम्र में होगा मुर्गी का अंडा, और उससे मां अपनी बहू को बोलोगे। ठीक है, ये अपने घर की कहानी बता रहे हैं। बेचारे पिताजी इनके सरकारी नौकरी में थे, उन्हें मिले 80 लाख रुपए, लेकिन औलाद नकारा निकम्मी निकली, तो पूरा घुमा फिरा के बैलेंस हो गया उनके अकाउंट का 0, क्योंकि औलाद ने पूरे पैसे लगा दिए आरसीएन में। और आरसीएन में क्या दिया इनको? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, टेंगा पकड़ा और बोले उल्टे हाथ लौट जा। अब अपने घर की कहानी बताएंगे ये। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इनके घर की बातें। एक कप चाय पिला दे तो बहू बोलेगी घर के कोने में चुपचाप बैठे रहो, टाइम होगा तो पिलाऊंगी, अभी बीजी चल रही हूँ। मतलब पूरी जिंदगी काम करने के बाद बैंक बैलेंस 0, अकाउंट में पैसा नहीं बचा, उसके बाद ₹1 की इज्जत थी जो खत्म हो गई। बहू तक नहीं पूछती, बेटे से बोलोगे बेटा दवाई खिला दे, तो बेटा बोलेगा पापा पापा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 2 गोली दुकान से लेके आ जाओ, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। ये अधिकतर हमारे वहां पर मैंने होते हुए देखा है, मुझे यहाँ का नहीं पता। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? पूरी जिंदगी गवर्नमेंट या प्राइवेट। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हो, है ना? ध्यान से सुनो। इन्होंने अपने पूरे घर की कहानी बता दी। अभी तो इनका नाम और सच मालूम नहीं है, वो भी पता चलेगा, देखते चलो। में काम करने के बाद देखिए लाइफ चलने वाली है, तो मुझे बताइए नौकरी बेहतर कैसे? आप और हमारे बच्चे को बनाए नौकरी कर ले, 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 पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद अगर ये दिन देखना पड़े तो उस नौकरी का क्या मतलब? भाई मेरे को नहीं। हम इसलिए उससे नौकरी में भगा रहे हैं, ये हम लोग इसलिए नौकरी करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें पता है नहीं करेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। तो भैया, समाज में नाक कटाने से अच्छा, इतनी बेइज्जती कराने से अच्छा, है ना, किसी अपने ही घर वालों को 1 के 2, 2 के 3 लोग जोड़ने के फंसाने से अच्छा है ऐसे धंधे में अपने परिवार में, समाज में कहीं इज्जत ना बचे, ऐसा काम ना करना पड़े। इसलिए बोल रहे बेटा नौकरी कर ले, कुछ नहीं तो अपने लिए कमा, 2 टाइम की रोटी तो खा लेगा। ऐसी इज्जत भरी ज़िंदगी जीने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, जाना इज्जत होना कुछ। ठीक है, चलो आगे सुनो। मैंने तो अधिकतर हमारे वहाँ पे ऐसे ही केस देखे, यहाँ का मैंने केस। हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ और होता हो। 75 साल की उम्र में जब आदमी बूढ़ा हो जाता है और इसकी कोई इज्जत नहीं रहती। सुनना, अब आगे की कहानी बता रहा हूँ। तो ये घर के कोने में बैठा बैठा रोता है और एक ही चीज कहता है, पूरी जिंदगी भागा, अपने बच्चों को पाला, बेटों को पढ़ाया लिखाया, कमाने के काबिल बनाया, आज मेरा बुढ़ापा आ गया तो कोई मेरे पास 2 मिनट बैठता नहीं है, मुझे समय देता नहीं है। ऐसी औलादों में संस्कार की कमी होती है। अपने घर से भी बाहर निकलें, बाहर भी एक दुनिया है। अपने घर में रहेंगे तो ऐसे ही सब देखने को मिलेगा आपको। जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे, दूसरों के घरों में देखोगे, तो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, सत्कार करते हैं। पैसा ही हर चीज़ नहीं होता, आज पैसे से ही हर चीज़ें मानते हैं, लेकिन मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो है वो सब बनी रहती है घरों में।
अरे पैसा नहीं है तो क्या पिता को छोड़ दोगे? घर से निकाल दोगे? हाँ, आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पिता ख़त्म कब हुए आपको ही नहीं पता। 2 सेमिनार हुए थे आपके, आपने दोनों में अलग अलग डेट बताई। जिसको अपने पिता की मृत्यु का दिन नहीं मालूम वो जीवन में और क्या ही करेगा। ठीक है, तो कृपया दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद के गिरिबान में जाके देखें, है ना। गिरिबान में जब झांक के देखोगे आप ना, तो अपने आप को बहुत नीचा गिरा हुआ देखोगे, जहाँ से आप उठ के ऊपर भी नहीं आ सकते। ठीक है, आगे सुनो। ये पोते मेरे पास नहीं बैठते क्योंकि पोते पढ़ाई में इतने बिजी हो गए हैं और आजकल की पढ़ाई तो आप लोगों को पता है कितनी लेंदी हो गई है, तो पोतों के पास समय है नहीं दादा के साथ बैठने का। वो बेचारा बूढ़ा आदमी घर के कोने में चुपचाप बैठा रहता है, खाना मिल गया तो ठीक है, चाय मिल गई तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी नहीं साहब। और जब ये हालत हो जाती है, कोई इज्जत नहीं करता, कोई काम नहीं देता, तब ये कंपनी खड़ी होती है जिसका नाम है आरसीएम, और वो बोलती है क्या हुआ, इज्जत खत्म हो गई भाई, क्या उम्र है, 75 साल का हो गया, कोई पूछता नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ, 80 के हो तो भी आ जाओ, 90 के हो तो भी आ जाओ, 100 के हो तो भी, और 18 के हो तो भी। 75 साल की उम्र में जब वो फॉर्म साइन करता है और वापस से उसी एनर्जी के साथ 5 साल मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, और जैसे उसके अकाउंट में पहला चेक ट्रांसफर होता है, वो भी किसका, पर लेवल का, और पर लेवल पे मतलब हो गया टेक्निकल लेवल का, और अकाउंट में सीधा 70-80 हजार रुपए जब ट्रांसफर होता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। और 80 साल की उम्र में जहां उसकी बेटी या उसका बेटा उसकी इज्जत नहीं करते, तो आपका आरसीएम की टीम उसको कंधे पे लेके स्टेज पे नाचती है और उसका सीना चौड़ा हो जाता है, और पूरी जिंदगी जो उसको आरसीएम की टीम से कंधे पे लेके नाचती है, क्योंकि आरती पे लेटने का समय आ चुका होता है, क्योंकि जो घर में बची हुई सेविंग थी वो भी पूरी खत्म हो जाती है। 75 का है तो भी आ जाओ, 80 का हो तो भी आ जाओ, 100 का हो तो भी आ जाओ, हमें तो सिर्फ चूना लगाने से मतलब है, और चूना हम लगाएंगे, फिर हम उसे स्टेज पे अपने कंधे पे लेके नाचेंगे। क्यों? क्योंकि तब उनका समाधि में लेटने का समय आ चुका होता है, और समझ जाते हैं अब जीवन खत्म मेरा, अब तो मैं ना घर का रहा ना घाट का, ना बहू बेटे घर में लेंगे ना कहीं, तो अब मुझे यहीं पे अपनी देह त्यागना पड़ेगा। तो आरती वालों ने कंधे पे लेके नाचते हैं, ले आके शमशान छोड़ाते हैं। ठीक है, से नहीं मिला, यार सीएम बोलती है टेंशन मत पालना, यार रुकेगा नहीं, तू 85 का भी हो जा तो भी आएगा, तू 100 का हो जा तो भी आएगा, तू 110 साल का हो जा तो भी आएगा, जब तक जिएगा तेरे अकाउंट में ये पैसा आता रहेगा। और जब हाँ, जब तक तू जीवित रहे तब तेरे अकाउंट में पैसा, कम से कम ख्यालों में तो पैसा आएगा, हकीकत में आए ना आए। ठीक है ना। अकाउंट में लगातार पैसा आएगा बुढ़ापे में, तो वही बहू आपको बोलेगी अजी सुनो, अपनी चाय तेल तो बाद में ले लेना, पहले पापा के कमरे में चुपचाप एसी लगवा दो, पापा को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, पापा खाना ले आऊं, रसगुल्ले खाओगे या गुलाब जामुन? उससे मैं पापा नहीं बोल रहे, क्या बोल रहा है? इस रूपचंद जी में बहुत ताकत है मेरे भाई, समझना कितनी बड़ी चीज है। बुढ़ापे के अंदर जहाँ पर हर जगह इज्जत खत्म हो जाती है, पापा यहाँ से बिजनेस आपके परिवार को आपके देखो पीछे से लोग बाग उठ के जा रहे हैं, समझ गए कि अब ये फेंकना चालू हो गए हैं, और लंबी लंबी फेंकेंगे हमसे झीली नहीं झिलाएगी। इससे अच्छा घर चलते हैं, चाय पियेंगे और आराम करेंगे। बच्चों को और आपको बुढ़ापे तक संभालता है और मानता क्या, सिर्फ 5 साल आपकी मेहनत, करना कुछ नहीं है, कमिटमेंट को चेंज करना। सिमिलरली मेरे साथ मेरे फादर दुनिया से चले गए, उन्होंने नौकरी करी, नौकरी के साथ साथ सारा बिजनेस को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद 2013 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, बाय डिफॉल्ट बिजनेस मेरे पास आया। मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। जब बिजनेस मेरे पास आया तो उस समय मेरे पास 3 ऑफर थे। पहला सरकारी नौकरी जिसको मैंने लात मार दी, दूसरा मैं डायमंड का काम करता था जिसको मैंने वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया, और तीसरा मैंने आरसीएम बिजनेस को गले लगाया। लोगों ने मुझे खूब बोला सरकारी नौकरी को लात मार दी, बड़ी बड़ी बातें, सरकारी नौकरी को लात मार दी। ये बोलो कि सरकारी नौकरी ने तुम्हें लात मार के हटाया, बोले ना शकल ना सूरत ना ज्ञान ना कुछ, बोले ऐसे लोगों को लेकर क्या करेंगे सरकारी नौकरी में, हटाओ ऐसे लोगों को, ये खोखला कर देंगे समाज को। आज तुम वही कर रहे हो। अच्छा कम से कम सरकार बची, सरकार भी डूबा डालते तुम। चलो गलती कर रहा है, लोगों ने मुझे बोला गलती कर रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी गलती मेरे साथ है, भुगतना मुझे। मैंने सबको बंद करके इस बिजनेस में उतर गया। अब 2 चीजें हैं, या तो मैं पागल हूँ या इस सिस्टम में या अभियान में बहुत दम है। वो तो सबको पता तुम पागल हो, कोई नई चीज़ बताओ। और सिस्टम या अभियान इतने अगर कमा रहे होता ना तो पोस्टर नहीं लगा होता। ठीक है, बैंकेट हॉल में होते हो, सब ज्वाइन में नहीं बैठे होते, तुम्हारी भी एक शेयर होती। ठीक है, 100 करोड़ कमाने वाले महीने में। चलो मेरी जिंदगी 180 डिग्री से बदल गई। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैंने बहुत पैसा बिजनेस के थ्रू मेरे पास आया, मैंने काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को इनविटेशन देकर जा रहा हूं खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। कंपनी की तरफ से 3D आ चुका है, बहुत जल्दी शायद 1 या महीने भर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको। उसमें कुछ आधुनिक चीजें मैंने अपनी तरफ से कंपनी को सजेस्ट किया था, उन्होंने ओके कर दिया है, और कुछ आधुनिक चीजें वहां पर लगने वाली है। वो चीजें क्या है वो मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ऐसी चीजें दिखेगी जो इंडिया के अंदर किसी भी एक्सपीरियंस सेंटर में भी सही है। इंडिया के किसी भी एक्सपीरियंस सेंटर में नहीं हो, इतना शानदार एक्सपीरियंस सेंटर ये बना रहे आरसीएम वाले। पहले आटा साबुन तेल बेचना बंद कर दो, फिर देखते हो क्या कर लोगे। जिस दिन ये बंद हो गया ना, तुम घर बैठ जाओगे बेटा। उसके अंदर घर के रहने के ना घाट के, जैसे भी तुम्हारा हाल है ना, वही कि नंगा नहाएगा क्या, धोएगा क्या और पहनेगा क्या, वही हाल है रवि शर्मा के अभी। ठीक है, तो इतने बड़े इनने सुझाव दिए। 12वीं फेल आदमी कितने सुझाव दे देगा, क्या कर सकते हो, है ना। प्रोजेक्टर के अलावा कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वो एलईडी लगा दो, प्रोजेक्टर लगा दो, स्मार्ट बोर्ड लगा दो, बस। 12वीं फेल इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, खासकर रवि शर्मा जैसा आदमी तो बिल्कुल नहीं।
मेरी बिल्डिंग है मेन रोड के ऊपर, काफी अच्छी लोकेशन के ऊपर है। उस रोड के ऊपर मेन रोड के ऊपर बिल्डिंग है, मेन रोड के से लगी हुई जमीन पर नहीं है, मेन रोड के ऊपर बनाई इन्होंने, डायरेक्ट रोड थी, रोड के ऊपर इन्होंने बिल्डिंग बना दी है। ठीक है, चलो मेरे पास ज्यादा नहीं, मात्र 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी मात्र एक रोड के ऊपर ही है। ठीक है, एक रोड के ऊपर 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, 30 से 35 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वाला आदमी हाथ में माइक लेके घूम रहा है। ड्रेसिंग सेंस देख ही सकते हो, हेयर स्टाइल देख सकते हो, चेहरा देख सकते हो, हाथ में घड़ी देख सकते हो, क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला आदमी ऐसा होता है। ठीक है, पैसे की कमी नहीं इस आदमी के पास, देख रहे हो। आगे सुनो। पैसा खत्म होता नहीं है, उससे पहले दूसरा आ जाता है। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब। सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के ले आया। बाहर खड़ी है, देखकर जाना, इस कार को मेरे को तोड़ना है। चला के जब से लाया हूं तब से रुकी नहीं है अभी तक, चाहे वो 800 किलोमीटर हो, चाहे 1000 किलोमीटर हो, मैंने इसमें घर बना लिया अपना दूसरा। ज्यादा महंगी गाड़ी नहीं है, सस्ती गाड़ी है, बाहर खड़ी है, BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देखकर जा, ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं है, 1.5 करोड़ की गाड़ी है। ठीक है, चलो, इससे महंगी गाड़ी नहीं आती BMW की, 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ली भाई ने। ये इंडिया में ओनली 1% है जिन्होंने 1.5 करोड़ की गाड़ी ली है, तो भाई सबसे बड़े रईस ही हैं पूरे इंडिया में, इनसे बड़ा रईस कोई नहीं है। ठीक है, चलो आगे सुनो। नंबर 5654, मेरे पास इतनी कारें हैं, सबका ये नंबर। मेरे पास ऑलरेडी BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें चलाने वाले तो है। आज टाइम गाड़ी का इंजन बैठा हुआ रहता है, अब तो रट गया। इन्होंने एक आदमी लगा रखा है जो सिर्फ बैटरियाँ बदलता है। एक आदमी और लगाइए जो आपका दिमाग साफ करे, कूड़ा कचड़ा निकाले दिमाग से। इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए। कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है, क्योंकि इससे हाँ, इससे इतना पैसा आ रहा है, इससे इतना पैसा आ रहा है कि हमें भीख मांगनी पड़ रही है। भीख, रवि शर्मा को भीख मांगनी पड़ रही है ना। इतना पैसा आ रहा है RCM से, इतना पैसा कि पूरा RCM का पूरा पैसा है रवि शर्मा के अकाउंट में। RCM वाले भी अब तो रो रहे, बोले रवि शर्मा रुक जाओ यार, इतना पैसा हम भरेंगे कहाँ, है ना। इतना पैसा हम रखेंगे कहाँ, आ रहा है तो पूरा राजस्थान खरीदने के लिए पैसा आ गया यार रवि शर्मा के पास। वो राजस्थान खरीद सकता है रवि शर्मा भी, इतने बड़े आदमी हो गया रवि शर्मा। मध्य प्रदेश में टॉप 10 से ऊपर में आ गया रवि शर्मा। कुछ टाइम में आने वाले में अडानी अंबानी सबको पीछे छोड़ देंगे, सिर्फ किसकी बदौलत, RCM MLM, इसकी मदद से भैया इतना पैसा कमाएंगे ना, इतना पैसा कमाएंगे कि कुछ दिनों बाद रोड पे बूट पॉलिश करते हुए दिखेंगे और अपना जूता साफ कर रहे होंगे, बोलेंगे अरे वाह ये है RCM की ताकत। देखते हो, जूता चमकाने में नंबर 1 रवि शर्मा में है बड़ा दम। ऐसे आदमियों को तो क्या ही बोल सकते हैं। तो मिलते हैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, जब तक के लिए बने रहिए स्कीम एक्सपो के साथ। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द से जल्द आएंगे। ठीक है, RCM ड्रीम भैया मत करना कभी इसका ड्रीम, नहीं तो बहुत पछताओगे। जो कुछ है वो भी खो के यहीं पे चले जाओगे। ठीक है, आदमी खिलौना नहीं है, लेकिन ये लोग बना देंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब। इन्होंने अपने घर परिवार को नहीं छोड़ा, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा। इस बिज़नेस में शुरुआत ही अपने परिवार वालों से होती है। पहले उनको डुबाया जाता है, फिर उसके बाद बाहर वाले लोगों को एक एक करके डुबाते जाओ, कारवा बनाते जाओ, है ना, और डायमंड बनते जाओ। तो बच्चे सतर्क रहें, सावधान रहें। जो अपने परिवार के हुए वो सिर्फ RCM के हुए। ठीक है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें और बने रहें स्कीम एक्सपो के साथ। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, बात सही लगी हो तो, नहीं लगी हो तो भी कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 का इंतजार करो, कमेंट में बताओ पार्ट 2 कब डालूँ, जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ।